नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत से करीब करीब 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान मियामी में दिया, उस बयान को लेकर भारत की राजनीति में एक नया भूकंप आ गया है। दरअसल ये आरोप, ये आशंका और इस बात की अटकलें पहले भी होती रहती थी कि भारत की राजनीति में क्या कहीं ना कहीं से विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। क्या बीते कुछ दिनों से या बीते कुछ सालों से नरेंद्र मोदी की सत्ता को गिराने के लिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए क्या कुछ विदेशी ताकतें षड्यंत्र कर रही हैं? इसकी आशंका, इसकी संभावना और इस पर जो है चर्चा लगातार होती थी। कुछ ठोस बातें थी जो मीडिया में, सोशल मीडिया में उठती थी, लेकिन इसको लेकर कोई ठोस खुलासे नहीं होते थे। लेकिन अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह से लगातार यूएस एड को लेकर खुलासे हो रहे हैं, और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मियामी में जो बड़ा खुलासा कर दिया, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि भारत को जो $21 मिलियन दिए जा रहे थे, जिसको ट्रंप प्रशासन ने रोक दिया है, क्या वो सत्ता परिवर्तन के लिए, क्या वो जो है रिजीम चेंज के लिए, क्या ये पैसा दिया जाना था या दिया जा रहा था? इसको लेकर के, ट्रंप के बयान को लेकर के भारत में राजनीति गर्मा गई है। इस मसले पर अब मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने सीधा सीधा यह आरोप लगाया है कि राहुल गांधी एंड कंपनी और कांग्रेस की तरफ से दरअसल ये विदेशी हाथ काम कर रहा था, और राहुल गांधी की पूरी कोशिश, पूरी साजिश ये थी कि कैसे विदेशी पैसे के दम पर नरेंद्र मोदी की सत्ता को हिलाया जाए, मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाया जाए। अगर आप दो टूक नियमित देखते हैं तो हमने पहले भी दो टूक में सिलसिलेवार तरीके से और कुछ प्रमाणों के साथ इस बात को रखा कि राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तो उनके विदेश दौरे में जो कार्यक्रम, खास करके अमेरिका में, ब्रिटेन में, जहां जाकर वो ये कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, भारत में विदेशी जो शक्तियां हैं उनको भारत में दखल देना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, वो तमाम जो कार्यक्रम जहां राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हैं, भारत को लेकर उंगली उठाते हैं, वो तमाम जो कार्यक्रम हैं उनके आयोजकों की लिस्ट में ऐसे तमाम लोग शामिल हैं जो जमाते इस्लामी जैसे आतंकवादी संगठनों और जॉर्ज सोरोस, जो अमेरिका का एक बदनाम व्यवसायी है, उसके लोग राहुल गांधी के आगे पीछे जरूर दिखाई देते थे। अमेरिका ये तमाम अब तक अटकलें थी और इनको लेकर के आशंकाएं थी, लेकिन ट्रंप के खुलासे के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी कह रही है कि सीधा सीधा राहुल गांधी, और कांग्रेस जो है उसने अलग अलग माध्यमों से विदेशों से पैसा लिया, अमेरिका से पैसा लिया, यूएस एड के नाम पर पैसा लिया और भारत में मोदी की सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की, रिजीम चेंज करने की कोशिश की। लेकिन आज से कांग्रेस भी मैदान में उतरी है। कांग्रेस इसमें स्मृति ईरानी का नाम ले रही है कि स्मृति ईरानी देखो ब्रांड एम्बेसडर थी WHO की, जिसको यूएस एड फंड कर रहा था। कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है कि आखिर 10 साल तक जो बीजेपी सरकार है वो ये जानकारी क्यों नहीं हासिल कर पाई। कांग्रेस इन तमाम बयानों को हास्यास्पद बता रही है, लेकिन अगर अमेरिका का राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से ये बयान दे रहा है, क्योंकि आज वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, आज वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और जो इससे पहले जो अमेरिका का जो नया विभाग है डॉज, उसने जो ट्वीट किया था, उन सारे खुलासों के बाद ये पड़ताल का विषय है। मैंने कल भी ये विषय उठाया था और मैंने कहा था कि ये डिबेट लगातार जारी रहेगी, क्योंकि ये बहुत बहुत गंभीर विषय है और देश को ये जानने का हक है कि इस विदेशी हाथ जो है ये किसके साथ था। आज इसी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आपको सुनना चाहिए, और इस मसले पर जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन साथ साथ एक बड़ी बात यह भी है कि उपराष्ट्रपति ने भी आज इस मुद्दे को उठाया है। और आपको अच्छी तरह से याद होगा, कल मैंने दो टूक में यह कहा था कि मेरे सोर्स ये कह रहे हैं कि भारत सरकार इस मामले में बहुत जल्द ही जो है वो जांच का ऐलान कर सकती है। और आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कह दिया
कि जांच हो रही है। तो कल हमने दो टूक में जो बात कही थी वो सच साबित हुई और आज जो है इस बात का खुलासा हो गया है कि भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय अब तमाम जानकारी जुटा रहा है, यानी जिन जिन लोगों को पैसा आया, जहां जहां पैसा गया, उन सब का हिसाब होगा। इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए इस मसले पर क्या कुछ कहा सुना जा रहा है। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that, यूएसएड की एक्टिविटीज़ और फंडिंग के बारे में ये जो खुलासा किया गया है ये कंसर्निंग है, ट्रबलिंग है। इसको लेके काफ़ी सारी चिंताएं हैं फॉरेन इंटरफेरेंस को लेके भारत के अपने अंदरूनी मामले में। हमारे यहाँ जो एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो इस मामले में काम करते हैं, कार्यरत हैं, वो इस मुद्दे पर और छानबीन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। हाल में जो रेवोल्यूशन हुआ है, मैं तो दंग रह गया। What has been revealed by President of the United States with full sense of responsibility. The democratic process of this country was so to be moderated, manipulated to dent purity of our electoral system. I am sure it emanates from a person in authority. Because one thing is right, because that is factual. आधिकारिक रूप से अगर पैसा आता है तो कहां जाता है ये आप ट्रेस कर सकते हैं। क्यों नहीं ट्रेस कर रहे भाई? अब ट्रंप साहब का तो बोलने का तो कुछ पता ही नहीं चलता। अभी ट्रंप साहब ने कहा कि हमने लोगों की छटाई कर दी यूएस में, तो उन्होंने जितने लोग उनके न्यूक्लियर बम की रक्षा कर रहे थे उन्हीं की छटाई कर दी। तो जो आदमी को ये भी नहीं पता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कौन लोग हैं या कौन नहीं हैं, वो क्या किसी पे इल्जाम लगाएगा, मैं तो समझ नहीं पाता हूं। एक ट्वीट है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कह दिया तो उनसे बेहतर जानकारी तो किसी को हो नहीं सकती। तमाम ऐसी संस्थाएं और देश जहां पे हस्तक्षेप हुआ, और उसमें एक लाइन लिखी है 21 मिलियन $US फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। इट्स अ वेरीफाइड हैंडल जो गवर्नमेंट एजेंसियों को मिलता है एक्स पे। हम यूएसएड या जो भी ये फॉरेन फंडिंग एजेंसीज हैं, हम उनके खिलाफ नहीं। देश में कानून है, कानून के तहत फंड्स आते हैं, एनजीओज भी लेते हैं, इनके एनजीओज भी लेते हैं, कौन नहीं लेता। लेकिन सिलेक्टिवली आप बोलें कि साहब कांग्रेस की सरकारों ने ले लिया। मेजॉरिटी जो यूएसएड की फंडिंग है वो राहुल गांधी के करीबी या राजीव गांधी फाउंडेशन में काम कर रहे लोगों को थी। राहुल गांधी ने पूर्व में ये कहा है यूएस के निकोलस बर्न के साथ बातचीत में कि यूएस भारत के लोकतंत्र में दखलंदाजी क्यों नहीं करता है। ऐसा उनने यूरोप में भी किया है। भारत जोड़ो यात्रा जिस साल हुई थी उस साल मेजॉरिटी यूएसएड की फंडिंग भारत के अंदर हुई थी। आज कांग्रेस का हाथ विदेशी शक्तियों के साथ और राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल जॉर्ज सोरोस के हाथ में। तो विदेशी हाथ किसके साथ, इसको लेकर भारत में डिबेट छिड़ गई है, बहस लगातार जारी है। और आज दो टूक में एक बार फिर इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आज जो है चार मेहमान
आज के दो टूक में आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जुड़ी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राधिका खेड़ा, वो मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। ऋषि शंकर मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी पत्रकार हैं। और दिव्यांश काला मेरे साथ जुड़े हैं, सीनियर रिसर्च फेलो हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत तहसीन पूनावाला मैं आपसे करना चाहता हूँ। तहसीन पूनावाला, कल भी हम इस डिबेट को बढ़ा रहे, हमने डिबेट करी थी, आज फिर हम एक बार इस डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो तमाम खुलासे हो रहे हैं, ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका में कहा है, कुछ लोग बड़े आसानी से कह रहे हैं भाई डोनाल्ड ट्रंप की बात का भरोसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और डॉज जो वहाँ का एक बाकायदा सरकारी महकमा है जिसको एलन मस्क संभाल रहे हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। बात हवा में नहीं, इसकी जांच का आदेश दे दिया गया है। क्या कहेंगे आप कि दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी है? अशोक जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सभी आपको, सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को नमस्कार। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ, और क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू, मैं आपसे शुरुआत में थोड़ा वक्त मांगूंगा, बाकी फिर आप मैं पैनलिस्ट बता दूँ। सबसे पहले वो डॉज का ट्वीट आपने तो पढ़ा होगा, पर बाकी पैनलिस्ट नहीं पढ़ा होगा। उस ट्वीट में क्लियरली लिखा गया पैसे आने हैं, वो तो फ्यूचर रेफरेंस पर फिर भी मैं मान लेता हूँ वो ट्वीट का वर्डिंग गलत होगा। जो माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं वो सही है। लेट्स गो विद दैट अजम्पशन। क्यों मैं कहूँ कि राष्ट्रपति जी गलत कह रहे हैं? अब राष्ट्रपति जी ने कल ये बात कही, आज इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई जिसने कहा कि ये पैसे दरअसल भारत में नहीं बांग्लादेश में गया, और फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा नहीं, ये पैसे भारत में बांग्लादेश में अलग पैसे गए। पर राष्ट्रपति ट्रंप ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा ये किकबैक था। तो किकबैक किसको मिला? किकबैक जाहिर है भारत में नहीं मिला, यानी अमेरिका में वापस आया। तो सबसे पहला सवाल, कोई भी यहां पर जो डिबेट कर रहा है, जितने भी बाइट्स आपने चलाए, मैं अगर आपकी भी बात करूं, कोई भी ये बता नहीं सकता कौन से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो मैं असम्पशन लगा रहा हूं 2024 के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और किकबैक वापस गया वहां पर। तो 2024 के बाद, 2024 के पहले कौन इस देश के प्रधानमंत्री थे कि एनजीओ को पैसे आए, पैसे यहां पर इलेक्शन इंटरफेरेंस में खर्च हुए और पैसे फिर चले गए वापस अमेरिका के अंदर? पैसे जाहिर बात है हवाला या कैश से नहीं आए, आरबीआई के माध्यम से आए। किस कारण आए? क्योंकि 2020 के बाद एनजीओ के नॉर्म्स टाइटन कर दिए गए थे। सारी जो इंटरनेशनल फंडिंग है उसके नॉर्म्स सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली ब्रांच में आ सकते। तो ये सारा फंडिंग आ रहा है, एनजीओ को जो फंडिंग आ रहा है उनका रीजन देना पड़ता है। ये सारी चीज के बाद और किकबैक जा रहा है। भारत सरकार क्लूलेस है, इतनी क्लूलेस जितने माननीय प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस जीरो इनको पता है, जब तक राष्ट्रपति ट्रंप नहीं। किसकी जिम्मेदारी? क्योंकि मैं देखता हूँ ये सीधा सीधा हमला है मेरे देश के ऊपर। माननीय इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी शायरी तो बहुत अच्छा करते, गजल भी शायद गाते होंगे, उन्हें ये नहीं पता कि इलेक्शंस में इंटरफेरेंस हो रहा है। अजीब बातें कहते हो ही नहीं सकता। तो चलो इसको छोड़ देते 2024 में मैं एक चीज जोड़ते, फिर मैं आता हूं आगे के इलेक्शन में। अगर वोटर टर्नआउट बढ़ाना है, और कल से बीजेपी के मेरे जितने दोस्त है कह रहे इसलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो में कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, यानी कि क्या भाजपा ये कह रही कि दलितों को सप्रेस किया जा रहा था? ये उनका आरोप है और राहुल गांधी वो बढ़ा रहे थे। मुझे लगता है भाजपा ये आरोप नहीं लगाएगी, तो भाजपा सेल्फ गोल मारना बंद करे। अब आते हैं 2019 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने पढ़ा होगा माइक पेंस जो अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा 2019 में कुछ पैसा आया था भारत के अंदर, जो उन्होंने अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया। ये बात बहुत जरूरी है यूएस एड के माध्यम से एनजीओ को। अगर माइक पेंस कह रहे 2019 में आए, तो अशोक जी प्लीज आप सोचिए 2019 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार को तो पैसे नहीं मिल सकते अपनी सरकार गिराने के लिए, इसलिए अब फिर से एनजीओ में आए, डोनाल्ड ट्रंप खुद भेज रहे थे ये पैसा, इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। अब आते तीसरे चुनाव में जहां पर एक्चुअली परिवर्तन हुआ सरकार के अंदर, वो 2014 का चुनाव, और 2012 की भी एक डेट आई। मैं ये मानता हूं, मेरा यहां पर कांग्रेस से थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मैं ये मानता हूं कि न्यूक्लियर डील सैबोटाज करने के लिए और उसके बाद अन्ना आंदोलन आईएसी के लिए लगातार फंडिंग आई है, जिसके वजह से सरकार का परिवर्तन हुआ है। मैं ये मानता हूं, 100% मानता हूं। लेकिन मैं सरकार की बात एक सेकंड मैं इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को एक सेकंड मान लेता हूं, 2014, 19 और 24 को छोड़ दे, और कांग्रेस की बात को एक सेकंड मान ले कि बांग्लादेश के लिए पैसे आए। तब भी अगर बांग्लादेश के लिए पैसे आए, वर्तमान प्रधानमंत्री, ब्रॉड डेस्क बांग्लादेश, अजीत डोवल जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, मिलिट्री इंटेलिजेंस जिसका हेडक्वार्टर्स पुणे में, क्या कर रहे थे? बांग्लादेश में पैसे आ रहे जिसका सीधा हम पे इफेक्ट होगा, आपको पता नहीं।
मोटा मोटा ये, अगर मैं गृह मंत्री हूं, मेरी या मैं प्रधानमंत्री, जिम्मेदारी मेरी है। आप ये नहीं कर सकते एनजीओ में पैसे आए फिर किकबैक चला गया और फिर हमें नहीं पता क्यों हुआ, अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। भाई ये अटैक है भारत के इलेक्शंस पे, और चाहे हम इस पैनल पे कितने भी एक दूसरे के विरोधाभास हो, हम सब भारत के लिए एक है। तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन है? कौन भारत को सुरक्षित रखेगा? ओके, ठीक है, मैंने आपको रोका नहीं, आपको पूरा पर्याप्त समय दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि इस मुद्दे पर एक गंभीर डिबेट हो। लेकिन जितना मैं इस मामले को पढ़कर समझ पाया हूं, इसके देखिए कई एंगल है। आपने बिल्कुल सही कहा, 2019 में तो जो है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लेकिन मेरी जितनी समझ है और जितना मैं समझाऊं इस मामले को पूरा, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको भी डीप स्टेट अमेरिका में या यूएस एड है। मुझे नहीं मालूम उनको कितनी जानकारी, मैं इस बात का कोई दावा नहीं करता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात तब समझ में आई जब वो सत्ता से बाहर हो गए या बाहर कर दिए गए, तब उनको इस बात का एहसास हुआ कि अमेरिका में डीप स्टेट कैसे काम कर रहा है और ये जो पैसा जाता है, ये जो इधर उधर जाता है। तो बहुत संभव है कि 4 साल पहले वो एक व्यवसायी थे, उनके अपने गोल्स थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। मैं जितना समझ रहा हूं वो ये कि इस बार उनको पूरी तरह से तस्वीर साफ है कि दरअसल अमेरिका में डीप स्टेट कैसे काम करता था। इसलिए 2019 में, मेरा तो ये भी मानना है, 2019 में जो सीए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उसमें भी डीप स्टेट का पैसा था, और उसको लेकर मैं कई चीजें भी तथ्य रखूंगा। तो उसमें भी पैसा था, और डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आए जब दिल्ली में दंगे हुए, वो भी डीप स्टेट की एक साजिश थी। लेकिन तब तक डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मालूम था। सरकार पे सवाल उठने लाजमी हैं। मैंने कल भी ये सवाल उठाया था, आज भी सवाल उठाऊंगा, राधिका जी के पास जाऊंगा कि ये तमाम चीजें मोदी सरकार आखिर इन चीजों को क्यों नहीं पढ़ पाई। और तहसीन जी, आपको तो अच्छी से याद होगा, आप मेरे किताब के एक कार्यक्रम में आए थे और मैंने यही बात उस वक्त भी कही थी, आज भी मैं बात ये दोहरा रहा हूं कि नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक एक खान मार्केट गैंग है, और वो खान मार्केट गैंग जो है वो डीप स्टेट का ही हिस्सा है। वो डीप स्टेट का ही हिस्सा है जो लगातार, अब देखिए ना मीडिया में किस तरह से काम हो रहा था, उसके भी खुलासे हो गए कि किस तरह से मीडिया को फंड किया जा रहा था, एजेंडा पत्रकारिता चल रही थी, मोदी विरोधी चीजें प्लांट करी जा रही थी, ये सब चीजें हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि हां, इस सरकार को यह चीज कानो कान खबर क्यों नहीं हुई। और दूसरे विषयों पर भी आऊंगा, जो आपने तमाम विषय उठाए उन सब पर एक एक करके आऊंगा, क्योंकि इस बात के प्रमाण हैं। और ये चीज जल्दी से कह दूं फिर राधिका जी के पास कि 2024 से बाद का एक पैसा वो एक अलग है जिसको रोकने की बात कर रहे हैं, और 24 से पहले पैसा आता रहा, वो यूएस एड से डायरेक्ट आया, इनडायरेक्ट आया, उसके कई सारे प्रमाण जो हैं यहां पर उपलब्ध है मेरे पास कि यूएस एड से तमाम एनजीओ के नाम पर क्यों पैसा आ रहा था। और यह भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार लगातार एनजीओ का टैपिंग बंद कर रही थी, 20,000 से ज्यादा एनजीओ को बंद किया गया, लेकिन उसके बावजूद यह फंड आता रहा, और किस तरह से आता रहा, इन सब पे खुलासे होंगे। लेकिन पहले राधिका खेड़ा, आपका टेक है। राधिका जी, देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें बार बार एक बात उठती है, भाई आपकी सरकार के पास इंटेलिजेंस है, सरकार के पास सूचनाएं हैं, अमेरिका के साथ हमारे संबंध भी ठीक ठाक रहे, इस सब के बीच ये सब चीज़ें आज खुलासे हो रहे हैं, पहले सामने क्यों नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी कहूँगा, आज कुछ लोग जो है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को हवाला बना रहे हैं, उस पर भी मुझे लगता है आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। धन्यवाद अशोक जी, और उम्मीद करती हूँ मुझे भी तहसीन जी जितना समय मिलेगा तथ्य सामने रखने के लिए। सबसे पहले मैं इस बात से शुरुआत करती हूँ जो आपने मुझसे कल भी सवाल किया था कि हमारी सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही। हम लगातार FCRA लाइसेंसेस कैंसिल करते आ रहे हैं ये रोकने की, फंडिंग की कोशिश के लिए, और तब क्या होता है, ये खान मार्केट गैंग, ये सेक्युलर पार्टीज, ये आप सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज आके कहते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप सेक्युलरिज्म के ऊपर हमला कर रहे हैं, आप हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हमला कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। तो बहुत हाहाकार FCRA की फंडिंग रोकने के लिए, लाइसेंस कैंसिल करने के लिए इन लोगों ने बहुत हाहाकार मचाया, लेकिन हमारी सरकार तब भी लगी रही। इसीलिए आज हमारी डेमोक्रेसी सुरक्षित है और हम बांग्लादेश नहीं बने हैं। यही फर्क है, अगर हमारी सरकार सो रही होती और कुछ एक्शन नहीं ले रही होती तो हम बांग्लादेश बन चुके होते। खैर, वापस मुद्दे पे आते हुए कि भारत का जो लोकतंत्र है
ये बात कांग्रेस पार्टी और उनकी अलायंस को समझ लेना चाहिए कि वो कोई खिलौना या बाजार नहीं है। यहाँ 140 करोड़ भारतीय हैं, जो भारत हमारा लोकतंत्र उनकी शान है। और आज अफसोस की बात है, हमें ये देखना पड़ रहा है कि अमेरिका जैसी बाहरी ताकतें, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हमारे चुनावी तंत्र में दखलंदाज करने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं, और कुछ लोग अपने ही देश के उनकी इसमें मदद कर रहे हैं। बाहर के घुसपैठी तो आ रहे हैं, लेकिन उनको घर में रहने वाले लोकतंत्र को बचाने वाले तथाकथित लोग उनकी मदद कर रहे हैं। यूपीए सरकार के दौरान 2014 से लेकर 13 तक अमेरिकन यूएस एड ने भारत सरकार को $204 मिलियन दिए और एनजीओ को करीबन 2,114 मिलियन डॉलर्स दिए। और मोदी सरकार जब आती है 2014 से लेकर 24 के अंदर, इस दौरान सरकारी फंडिंग मात्र 1.5 मिलियन रह गई, वो घट दी गई। लेकिन जो एनजीओ को मिलने वाली रकम थी वो 2,579 से ज्यादा मिलियन तक ज्यादा बढ़ गई। देखिए, सरकार की फंडिंग कम हो गई, लेकिन जो एनजीओ को मिल रहा था, उस एनजीओ में और क्या थे, इतने सारे जो हम बात करते हैं, जो ये खान मार्केट गैंग चल रहा है, 7,000 से ज्यादा जर्नलिस्ट को पूरे विश्व भर में ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनके एनजीओ में फंड दिए जा रहे थे, जिसमें बड़े बड़े पत्रकारों के नाम है। राधिका जी 75,000 राधिका जी 75,000 पत्रकारों का नाम आया जी, सॉरी, 75,000। तो उसमें हमारे देश में इतने जो आज अकाउंट चल रहे हैं, कुछ जर्मनी से बैठ के चला रहे हैं, उनको बहुत फंडिंग मिली। अब 2022 में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और गवर्नेंस के नाम पर फंडिंग अचानक बढ़ जाती है। और 2022 वही समय है जब राहुल गांधी की सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा चलती है। और देखिए ना, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सारे अकाउंट्स कांग्रेस पार्टी के फ्रोजन थे, लेकिन डेली पेमेंट्स हो रही थी। उस यात्रा का दिन का कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्चा था, जिस तरीके की वो लैविश यात्रा हुई थी। तो पैसा तो कहीं से आ रहा था। अब जब उनके सारे अकाउंट्स फ्रोजन थे, तो वो पैसा दिया कहां से जा रहा था? कहीं से तो आ रहा था। फिर ओसीसीआरपी, जिसकी रिपोर्ट्स को राहुल गांधी लगातार संसद में लहराते हैं और शोर मचाते हैं, उसको $47 मिलियन की एक इसी फंडिंग की रिपोर्ट को छापने को दिया जाता है। उसका इस्तेमाल फिर यहाँ पे मोदी जी की सरकार पे हमला करने के लिए राहुल गांधी करते हैं। तो अब देखिए ना, किस तरीके से एक षड्यंत्र की तरीके से ये जो साजिश रची जा रही है। तो अब सवाल तो हम पूछेंगे ना कि क्या, और कांग्रेस ये क्यों नहीं बताती कि जो एनजीओज है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, जो उनके राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा इनके साथ करी, जो योगेंद्र यादव भी हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा के हिस्से थे, तो वो लोगों की जो एनजीओ को पैसा मिल रहा था, वो क्यों मिल रहा था? कोई फ्री लंचेस तो होते नहीं है। किसी को अगर कोई इतना पैसा दे रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो बदले में भी तो कुछ लेगा। मुफ्त में तो देखिए कोई किसी को कुछ नहीं देता। मुफ्त में तो आज की डेट में अगर कोई भाई बहन भी किसी को कुछ नहीं देता, ये कलयुग की सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई फायदा या कोई इंटरेस्ट होगा, वरना आप पैसा तो है नहीं कि आप पैसा दिए जाएंगे और राहुल गांधी को फंड किए जाएंगे। तो ये बहुत जो लोकतंत्र बचाने की आड़ में जो भारत की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा था, उसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। जॉर्ज सोरोस को, ओसीसीआरपी हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ऑक्सफैम हो, ये सारे संगठन के जो पैसा किस तरीके से कांग्रेस के एनजीओज में, कांग्रेस की राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है, इसमें क्यों सवाल नहीं करेंगे? और कांग्रेस इस बातों से भाग क्यों रही है? जब उनसे सवाल पूछा जाता है, वो बोलते हैं कि ये सो एंड सो उनके वो है, एम्बेसडर है। आप ये बताइए कि आपकी एनजीओज, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी माताजी सोनिया गांधी जी क्यों उस ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन है जिसको जॉर्ज सोरोस फंड कर रही है? कब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, किससे मिलते हैं, वो बताएं। ऐसे क्या उनकी सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं विदेशों में जाकर, किन लोगों से मिलते हैं, किन लोगों से जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड वो प्रोग्राम्स में अटेंड करते हैं, कहां से इनके तार जुड़े हुए हैं, किन किन से सैम पिट्रोडा उन्हें मिलवाते हैं, और एकदम से जब चुनाव आते हैं राहुल गांधी भाग जाते हैं। हमेशा चुनाव के दौरान ही राहुल गांधी क्यों विदेश जाके और एकदम से गायब हो जाते हैं? ये डिटेल्स जानना जरूरी है देश को। ठीक है, डिटेल्स जानने बिल्कुल डिटेल्स जानने जरूरी हैं। सवाल जो उठेंगे वो जरूरी है, और उसमें सबसे बड़ा सवाल जो है बार बार जिसको कल भी चर्चा हुई थी, और मुझे लगता है उसको आगे भी जानना चाहिए लोगों को, उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। क्या विजय महाजन नाम का व्यक्ति जो राहुल गांधी का चीफ एडवाइजर था भारत जोड़ो यात्रा में, क्या यूएस एड का भारत में कनेक्शन वो है? एक इसमें 3-4 नाम है, हाँ, उनको भी पैसा मिला है। मैं आ रहा हूं। मैंने कहा विजय महाजन, उसके बाद योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये 3-4 नाम ऐसे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार के खिलाफ
जो एनजीओ के नाम पर या बुद्धिजीवियों के नाम पर जो सबसे एक्टिव चेहरे हैं वो प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और विजय महाजन क्योंकि लोग जानते नहीं थे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, आप नागरिकता संशोधन कानून, कृषि कानून, ये तमाम जो विरोध मोदी सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हुए, इन तमाम आंदोलनों में आपको इन चेहरों की मौजूदगी दिख जाएगी, इनकी तस्वीरें वहां दिख जाएंगी। तो बड़ा सवाल ये है और इसका जवाब लेना जरूरी है। तहसीन जी मैं आऊंगा और बाकी दो मेहमानों के पास भी आऊंगा। मैं आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं आ रहा हूं क्योंकि मुझे इसी पर जाना, क्योंकि क्या ये विजय महाजन कौन है जिसको यूएसएड से सीधा पैसा मिल रहा था और उसने एक संस्था नहीं बनाई, इसकी दो तीन संस्थाएं जिनको लगातार यूएसएड से पैसा मिल रहा है। तो सवाल तो ये उठेंगे ना कि भाई ये कौन व्यक्ति है और इसको पैसा क्यों मिल रहा था। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं आपके पास। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पिटाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा करें विदेशी हाथ किसके साथ। ये जो यूएसएड की चर्चा चल रही है, अमेरिका से जो है भारत की चुनाव को प्रभावित करने के लिए फंडिंग की जो चर्चा चल रही है, आखिर उसमें किसका हाथ है? ये विदेशी पैसा किसको मिल रहा था और उसका मकसद क्या था? ये तमाम सवाल आज देश के सामने हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं, दोनों आमने सामने हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसकी जांच तो होनी चाहिए। सरकार ने जांच का ऐलान कर दिया, लेकिन इन सवालों से हम बच नहीं सकते कि आखिर कौन लोग हैं जिनको लगातार पैसा मिल रहा था और किस मकसद से मिल रहा था। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जी जुड़ी हैं बीजेपी से, तहसीन पूनावाला जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ऋषि शंकर मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिव्यांश काला हैं, सीनियर फेलो हैं, रिसर्च फेलो हैं। तहसीन पूनावाला जी, आप तो कांग्रेस के जो पूरा का पूरा जो कांग्रेस का पूरा सिस्टम है उसको आप अच्छी तरह से समझते हैं, उनके करीब रहे हैं। ये विजय महाजन किस बला का नाम है? ये सीए नागरिकता संशोधन कानून के समय नजर आता है, ये किसान आंदोलन के समय नजर आता है, ये अग्निवीर के खिलाफ जो आंदोलन होता है उसमें नजर आता है, ये भारत जोड़ो यात्रा का एडवाइजर है, ये राहुल गांधी का एडवाइजर है और ये यूएसएड का पेड आदमी है। ये पूरा कनेक्शन आखिर कौन है ये आदमी और इसको यूएसएड से इतना पैसा मिलता है और ये हर जगह नजर आता है?
नहीं, देखिए, मैं विजय महाजन को व्यक्तिगत तौर से नहीं जानता हूँ, लेकिन क्योंकि आपने व्यक्ति विशेष का नाम लिया तो मैं इसमें एक बात कह दूं, चाहे वो महाजन साहब हो, चाहे जिस वकील साहब का आपने नाम लिया या जिस दुग्गल साहब का नाम लिया, किसी दिन वो किसान नेता रहते, किसी दिन आरटीआई एक्टिविस्ट, किसी दिन क्लाइमेट एक्टिविस्ट, किसी दिन भारत जोड़ो यात्रा के वो एडवाइजर रहते, जिस व्यक्ति का आपने महान व्यक्ति किसी सर तहसीन जी ये जो यूएस एड है ना, ये दुग्गल साहब ही तैयार करता है कि भाई आज ये आंदोलन करना है तो आज ये बन जाओ, कल ये कर रहे हैं तो राजा बाबू और दुग्गल साहब जो होता है, कभी वकील का कोट पहन लो तो वो दुग्गल साहब यूएस एड के पैसे से तैयार होते हैं। अपनी बात जारी रखिए। अगर ऐसे लोगों को यूएस पैसे दे रहा है तो मैं दो चीज आपको लिख रहा हूं, कभी भाजपा हारेगी नहीं, और दूसरी बात, इसमें 100% इन्वेस्टिगेशन होते हैं, अमेरिकन वालों को पता चल रहा है भाई किसको पैसे दे रहे हो। इनका खुद का ये आप खान मार्केट गैंग करते, खान मार्केट जाके 4 लोग में आएंगे, इनको मिल ले 4 लोग, ये रिक्शा में लोगों को नहीं बढ़ सकते। बट ये लोग, ये देखिए, हम व्यक्ति विशेष ना करें, हम एक दो बड़ी बातें मैं करना चाहता हूँ। 2 चीज है जो माइक बेंस ने कहा और मैं वहां से जानना चाहता हूँ। 2019 के चुनाव, पैसे, और मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी बात की। जो यूएस एड है, ये प्रेसिडेंट केनेडी ने 60 में शुरू किया था और इसका एम और ऑब्जेक्टिव्स था कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस दुनिया भर में फैलाना, ये उसका स्टेटेड एम और ऑब्जेक्टिव है। 2020 के बाद जब माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री चुनकर आए और कोविड की आपदा हमारे देश के ऊपर, सबसे अधिक पैसा एनजीओज में यूएस एड के द्वारा आया 2020 के बाद। ये डेटा बताता है, इसमें देयर इज नो डिस्प्यूटिंग दैट डेटा। 2018, 19, 20 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनजीओज के नॉर्म टाइटन किए। तो मेरा ये सवाल है कि यूएस एड से, जिसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है यूएस इन्फ्लुएंस दूसरे पूरे विश्व में बढ़ाना, वहां पे सरकारी कुछ कोलैबोरेशन से जहां पर पैसे दिए या ना दिए गए, और एनजीओज में पैसे आ रहे। आरबीआई क्लूलेस है, फॉरेन फंडिंग हमारी एजेंसी क्लूलेस है, रॉ क्लूलेस है, आईबी क्लूलेस है। तो ये कर क्या रहे ये लोग? ये हमेशा क्लूलेस कैसे हो सकते हैं? और इस सवाल का भी जवाब राधिका जी ने नहीं दिया। अगर ये पैसे आके फॉर एग्जांपल बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के थे, तो फिर तब भी हम क्लूलेस थे कि इसका इफेक्ट भारत के ऊपर होगा। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, चाहे जिस दुग्गल साहब का नाम आपने लिया, वकील साहब का नाम आपने लिया, महाजन साहब का नाम आपने लिया, भाई सरकार कौन चला रहा है? चौकीदार कौन था? अगर चौकीदार कोई नहीं पता कि हो क्या रहा है, अगर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री को नहीं पता, तो हम किससे सवाल पूछें? देखिए, ये सवाल आपके सवालों से, मैंने पहले भी कहा, आपके सवालों से किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊँगा। देखिए, एक बात ये समझिए, मुझे बार बार वो डायलॉग याद आता है कश्मीर फाइल्स का, सरकार हमारी है लेकिन सिस्टम जो है वो उनका है। इस सिस्टम को बदलते बदलते जो है कितना कुछ हो रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। ये जिन वकील साहब की जिक्र चल रहा है, वो कैसे कैसे विषयों पर सरकार के कदमों को रोकने के लिए कब कब सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हो गए। और बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि आखिर ये लोग अचानक से रातों रात सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं, कभी रोहिंग्या को रोकने के नाम पर, कभी सीए, कभी 370 के खिलाफ। इनकी फंडिंग कहां से होती है? ये सवाल उठते रहे हैं, ये सवाल उठते रहे हैं, और उनको जो है कहीं ना कहीं उनको पूरे सिस्टम में बचाने वाले लोग शामिल हैं। अब वो सिस्टम सरकार के अंडर में या सरकार से बाहर का सिस्टम है, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बात और कह के मैं आगे बढ़ता हूं। सर, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये जो आपने कहा विजय महाजन, ये विजय महाजन को 2012 में करीब 78 करोड़ रुपए मिले थे यूएस एड से, और सिर्फ 2012 में नहीं मिले थे। इनकी जो संस्था है, इन्होंने कई सारी संस्थाएं बना रखी हैं, इनकी तमाम संस्थाओं के दस्तावेज मेरे पास हैं। इन्होंने कई सारी, मिलेनियम इनोवेशन फंड लिमिटेड, पार्टनर्स, अब भी तो समझ में नहीं आता, इतनी सारी संस्थाएं आदमी बनाता है और हर संस्था को यूएस एड पैसे देने लगता है, तो ये तो बड़ा अजीब से बात है। ठीक है, इन्होंने एक और बनाई, भारतीय समृद्धि इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टिंग, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, ये तमाम संस्थाएं बनाई, और ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चीफ एडवाइजर हैं, उसमें सारी प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये जो विजय महाजन है, इनको 78 करोड़ रुपए 2012 में मिले थे, और इन्होंने एक संस्था और बना रखी है। क्या? इन्होंने एक प्रदान करके एक संस्था बना रखी है, और इनके प्रदान संस्था जो है, ये इन्होंने 2 महिलाओं के साथ मिलकर बनाई, दीप जोशी और शैलजा जोशी, जिनमें से एक इनकी पत्नी है। अब ये दोनों ही महिलाएं जो हैं फोर्ड फाउंडेशन से जुड़ी रही हैं। फोर्ड फाउंडेशन किसका है? यूएस एड का है। और ये 2017-18 का प्रदान संस्था का जो डॉक्यूमेंट है, उनकी जो वेबसाइट है, उनके जो पेजेस थे, उसमें यूएस एड से पैसा लेने की बात इन्होंने खुद स्वीकार कर रखी थी। लेकिन अब अचानक से ये पेज डाउन हो गए हैं। जब से अमेरिका में खुलासा हुआ, ये पेज डाउन हो गए, ये पेज अभी किसी को दिख नहीं रहे हैं।
तो ये शक की सूची तो जाती है। इन्होंने इंडियन ग्रामीण सर्विसेज भी शुरू करी, है ना, और इसके भी फाउंडर यही हैं, इसको भी इस तरह से पैसा मिलता रहा। तो ये एक व्यक्ति नहीं है सर, यही एक व्यक्ति है मुझे लगता है जिसके ऊपर बार बार सुई जाती है और जिस पे सवाल उठता है कि कांग्रेस, राहुल गांधी और यूएस एड और डीप स्टेट के बीच क्या ये सेतु हैं, पुल हैं? राधिका खेड़ा, बोलिए। अशोक जी, एक आपने और बात शुरुआत में कही थी एक आर्टिकल को लेके जो आज एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस में आया, जिसके बाद बड़े बड़े पत्रकार राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों ने कहा कि देखिए ये तो फैक्ट चेक है और ये तो कोई और कहानी बता रही है, ये पैसा तो जी बांग्लादेश के लिए था। लेकिन बहुत कन्वीनियंटली इन लोगों ने वो वीडियो जो उस आर्टिकल के बाद आता है जिसमें ट्रंप साहब बहुत कैटेगोरिकली बोल रहे हैं कि 21 मिलियन बांग्लादेश को दिया गया, 21 मिलियन भारत को दिया गया और 29 मिलियन बांग्लादेश को दिया गया। और हमारे पास वो भी वीडियो है जो 2 साल पहले जॉर्ज सोरोस ऑन रिकॉर्ड कैमरा में कह रहे हैं कि मैं $1 बिलियन दूंगा मोदी सरकार गिराने के लिए। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, नहीं राधिका जी, राधिका जी, एक मिनट आपको मौका दे रहा हूं, सिर्फ एक टिप्पणी कर दूं। ये जो आप बता रही हैं कि नहीं पत्रकार का नाम ले, ये पत्रकारों को, फैक्ट चेकरों को इसी बात का तो पैसा मिलता था कि भाई जो झूठ भी आए झूठ को आगे बढ़ाओ और सच को नकारो। एक रिपोर्ट छाप दो उल्टी सीधी बिना किसी तथ्य के आधार पर, और उसको एक फैक्ट चेकर आएगा, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर आएगा, वो कहेगा कि हाँ जी देखो, और उसके बाद तमाम लोगों को, खान मार्केट गैंग को उस पर ट्वीट करना है। यही तो पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन आप ये देखिए ना, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के बारे में चर्चा करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस जो ये आर्टिकल लिखती है वो लगातार उनके प्रोग्राम स्पॉन्सर करती है एक कंपनी उम्मीदयार नेटवर्क, और वो उम्मीदयार नेटवर्क अभी हाल ही में 12 अगस्त को 2024 में चेन्नई में भी एक इनका प्रोग्राम स्पॉन्सर करती है और अभी जनवरी 2025 में भी। लेकिन उस उम्मीदयार नेटवर्क ने बहुत कैटेगोरिकली ये लिखा हुआ है कि हम अब भारत में कुछ भी काम नहीं कर रहे। ये उम्मीदयार नेटवर्क इसीलिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो यूएस एड कीफ द्वारा फंडेड, जॉर्ज सोरोस द्वारा, ओपन सोसाइटी द्वारा फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन एक्सप्रेस को फंड करती है। और इंटरेस्टिंगली जिस आदमी ने ये आर्टिकल लिखा, जिनका नाम जय मजूमदार है, जिन्होंने ये पूरा मिसलीडिंग आर्टिकल लिखा, वो भी मेंबर है एक ऐसे कंसोर्टियम के ICIJ जो OCCRP के साथ पार्टनर करता है, जो अगेन यूएसए द्वारा और जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है। तो देखिए किस तरीके से इनका नेटवर्क चल रहा है। जब ये सारी चीज सामने आती है, फिर एक अखबार के जरिए ये लोग एक आर्टिकल लिखते हैं, वही लोग तो यूएसएड और जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है, और फिर वो खान मार्केट गैंग उसको आगे बढ़ाने का काम करता है और तथ्यों से देश को हटाने के लिए, मतलब ये दिखाने को, देखिए अखबार में आ गया तो विश्वसनीय है। देखिए एक चीज, तो इस तरीके से ये काम हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है देश में। एकदम मैं बाकी मेहमानों के पास जाना चाहता हूं, जल्दी से 30 सेकंड में आप तहसीन जी रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी के साथ। ये देखिए कि ये जो मीडिया हाउस है ना, अगर आप इनकी पड़ताल करेंगे, आज मैं उनकी पड़ताल करके तो नहीं बैठा, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा हूं, अगर आप इन मीडिया हाउसेस की, इन लोगों की पड़ताल करेंगे या फिर राहुल गांधी के जो तमाम स्टेप्स की पड़ताल करेंगे, तो राहुल गांधी अमेरिका में जाते हैं, किनसे मिलते हैं? इल्हान उमर से। इल्हान उमर क्या कहती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। और ये जो मीडिया संस्थाएं जिन का जिक्र इसमें है, ये संस्थाएं जो है ये केरल में कार्यक्रम का आयोजित करते हैं, उसका शीर्षक होता है कटिंग साउथ। तो इधर कश्मीर को काट दो और इधर जो है केरल को काट दो, साउथ को काट दो। तो ये कितनी बड़ी साजिश भारत के खिलाफ है। ये जो डीप स्टेट का पैसा आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि कटिंग साउथ जैसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, और आयोजित क्या हो रहा है, और इल्हान उमर से मुलाकात हो रही है। कश्मीर भारत का नहीं है, दक्षिण भारत का नहीं है। मतलब आप ये क्या तमाशा इस देश में चल रहा है? तहसीन जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा, जल्दी से संक्षेप में। जी, 2 चीज मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल सही, ये सारे एनजीओस का शायद ये उपदेश हो सकता है, और इसीलिए राहुल गांधी जी, शहीद राजीव गांधी जी और शहीद इंदिरा गांधी जी के पोते और बेटे मिले कि उनको लाइन पर लाया कि भारत के बारे में कुछ नहीं कहना। उनके तो परिवार ने शहादत दी है, वरना हम तो ये भी जानते हैं कि लोग किस तरह से बाकी विदेशी ताकतों के सामने खड़े नहीं होते। इंदिरा जी ने चाइना को धूल चटा दिया। लेकिन मेन चीज ये है, हम रेटोरिक को छोड़ दें। राधिका ने बहुत अच्छी बातें की और बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया। जब मैं राधिका को वाकई मानता हूँ बीजेपी की बेस्ट प्रवक्ताओं में से, और इतना उसने रिसर्च की, जब वो आपके शो पे एक्सपोज कर रही है भारत की सरकार पूरे तंत्र के साथ कुछ नहीं कर पा रही है। अब आप देखिए पेजेस डाउन है उस वेबसाइट के। हम
भारत आईटी सुपर पावर है, आप वेब कैश से निकाल दीजिए, मैं निकालवाते दे देता हूं भारत सरकार को, अब तक वो नहीं निकाल पाए। सवाल वही आता है ना, आप सारी चीजों पे डाल दीजिए दोष, जो वर्तमान में सरकार देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी? एक लास्ट चीज, आपने पिटिशंस की बात की, लास्ट चीज पिटिशंस की बात की और 2012 की फंडिंग की बात की। 2012 में तो यूपीए की सरकार थी, तो क्या ये महाजन साहब ने यूपीए की सरकार को गिराने के लिए पैसे दिए? मैं मानता हूं इसके बारे में तहसीन जी इसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूं दो टूक में। 2012 में उसके पहले जो तमाम पैसा आ रहा था वो नरेंद्र मोदी को दिल्ली में सत्ता में आने से पहले रोकने के लिए। तीस्ता सीतलवाड़ कौन थी? तीस्ता सीतलवाड़ के पास कहां से फंडिंग आ रही थी और तीस्ता सीतलवाड़ किस काम में लगी थी? ये पूरा का पूरा गैंग जो है 2010 से लगातार इस पूरे उसमें लगा था कि कैसे नरेंद्र मोदी को दिल्ली में आने से रोकना है। और एक बात मुझे बाकी मेहमानों, सर एक मिनट मुझे बात सुनिए, मुझे बाकी दो मेहमानों, मुझे दो बाकी मेहमानों के पास जाना है, बहुत देर से बैठा। लेकिन उससे पहले आपने इंदिरा जी का नाम लिया। देखिए किसी की शहादत पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास ना एक पूरी की पूरी रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट क्या है? वो है सोवियत इन इंडिया मॉस्को मेजर पेनिट्रेशन प्रोग्राम। इस इंदिरा गांधी जी कैसे मॉस्को की कठपुतली बनी थी उसको लेकर के पूरे दस्तावेज हैं कि इंदिरा गांधी जी जो है वो उन्होंने एक समय में जो है रूस की कठपुतली के तौर पर रूस की दखलंदाजी थी। और मैं आपको एक और जानकारी देता हूं जल्दी से। 1978 में यूएस के सीनेटर डेनियल मोइनेहन उन्होंने एक किताब लिखी थी द डेंजरस प्लेस, और द डेंजरस प्लेस में ये जो यूएस सीनेटर हैं जो 1973 से 1975 तक भारत में अमेरिका के राजदूत थे, उन्होंने इस बात का खुलासा किया अपनी किताब के अंदर कि सीआईए कांग्रेस को पैसा देता था। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल और केरल में कांग्रेस को पैसा दिया। और इन्होंने डेनियल ने अपनी किताब में यह भी कहा कि पर्सनली इंदिरा गांधी को भी माफ कीजिएगा सीआईए ने पैसा दिया, इंदिरा गांधी को पैसा दिया। यह इन्होंने अपनी किताब में खुलासा किया। इन सारे खुलासे के आधार पर हम क्यों ना माने कि भारत की राजनीति में विदेशी हाथ जो है वो आज से नहीं है, वो बरसों से है, और बरसों से भारत की राजनीति में दखल देता रहा है। अब तो चीजें खुलनी शुरू हुई हैं। जल्दी से मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जल्दी से एक बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं ऋषि शंकर मिश्रा और बाकी दो फेमा उल्लंघन से जुड़े मामलों पर ईडी का जुर्माना। इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। ईडी ने बीबीसी और डब्ल्यूएस इंडिया पर 3044 करोड़ का ये अब तक के रोजाना के हिसाब से करीब 5000 रुपए का जुर्माना अलग से लगाया गया है। ये ईडी ने जुर्माना लगाया है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर है, ईडी ने बीबीसी और डब्ल्यूएस इंडिया के डायरेक्टर पर भी जुर्माना लगाया है। ये फेमा उल्लंघन से जुड़े मामले में ईडी ने जुर्माना लगाया है। और नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हैं, जल्दी से नीरज इस बारे में ये जो है ये जो जुर्माना लगा है ये किस आधार पर और किन चीजों पर लगा जुर्माना, जल्दी से। देखिए अशोक, ये जुर्माना इस आधार पर लगाया है कि बीबीसी जो इंडिया है और जो नियम कानून ये कहता है कि 26% जो विदेशी निवेश है उसकी सीमा का ही पालन कर सकती है, लेकिन ये यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए 100% जो विदेशी निवेश है उसको प्रयोग कर रहे थे, जो भारतीय कानून का उल्लंघन है। और आप देखें कि बीबीसी ने इसको लेकर बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया है। और इसके साथ ही 15 अक्टूबर 2021 के बाद से अनुपालन न करने के लिए प्रतिदिन 5000 रुपए का जो अतिरिक्त जुर्माना है वो भी लगाया है। और आप समझ सकते हैं नीरज डब्ल्यूएस इंडिया क्या है, बीबीसी और डब्ल्यूएस इंडिया क्या है? ये देखिए डब्ल्यूएस इंडिया जो वेबसाइट सर्विस बीबीसी की इंडिया के अंदर है और उसके तहत ये जुर्माना जो ईडी है उसने लगाया। और आपको बता दें कि इनके जो कंपनी के 3 निदेशक हैं उनके खिलाफ भी व्यक्तिगत तौर पर 1.14 करोड़ का यानी कि 1 करोड़ 14 लाख का जो जुर्माना है वो भी लगाया है। और आपको बता दें कि 2023 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करी थी अशोक, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे भी मारे थे, तमाम तरह के जो सबूत है वो मिले थे कि किस तरीके से विदेशी फंड का दुरुपयोग बीबीसी के द्वारा इंडिया के अंदर किया जा रहा है, जबकि भारतीय
ये कानून ये कहता है कि 26% ही विदेशी जो रकम है वो यहाँ पर लाई जा सकती है अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी सर्विस देते हैं। लेकिन ये 100% जो विदेशी निवेश है वो यहाँ पर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं भारतीय जो कानून है उसका उल्लंघन हो रहा था। उस समय बीबीसी ने ये जरूर कहा था कि हम जो इनकम टैक्स की कार्रवाई है, सरकार को पूरा जो सहयोग है वो कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि उसके बाद भी नीरज ये बहुत बड़ी खबर है और दर्शकों समझिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये पूरा मामला उससे जुड़ा हुआ है। आपको यह भी मालूम होगा जो यूएस में खुलासे हुए हैं कि बीबीसी को भी यूएसएड फंड कर रहा था। और आपको मालूम है ये पूरा मामला क्या, ये पूरा मामला बीबीसी के एक बड़े झूठ को पकड़ने वाला मामला है। मैं आपको याद दिला दूं कि दरअसल नरेंद्र मोदी पर बीबीसी ने जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके बाद बीबीसी के जो है कई दस्तावेज जो है कई इनकम टैक्स विभाग ने दरअसल बीबीसी की जांच शुरू की थी। यह जांच मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री से पहले शुरू हो गई थी, लेकिन उस वक्त तमाम विपक्षी पार्टियों ने और ये जॉर्ज सोरोस गैंग ने, डीप स्टेट ने और खान मार्केट गैंग ने यह एजेंडा बनाया कि दरअसल ये मीडिया की आजादी पर हमला है और ये जो इनकम टैक्स विभाग ने ये जो सर्वे करा है ये सर्वे गलत है, बीबीसी को दबाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बीबीसी के तमाम दस्तावेजों में इस बात के प्रमाण निकले कि बीबीसी भारत में टैक्स की चोरी कर रहा था। और यह बात बीबीसी ने छुपाई, ना सिर्फ छुपाई बल्कि बीबीसी ने जो अपने तमाम जो उसने लंदन तक इस मामले में टैक्स चोरी के जो तमाम ईमेल थे उनको डिलीट कर दिया। लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों ने उन ईमेल्स को दोबारा डिटेक्ट किया और उसके बाद बीबीसी ने भारत में अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन बदल दिया, काम करने का तरीका बदल दिया। तो दरअसल बीबीसी इतने सालों से भारत में टैक्स की चोरी कर रहा था और यह बात थी। इनकम टैक्स विभाग ने जब कार्रवाई शुरू की तो इस पर जो है झूठ बोला गया, इस पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ खान मार्केट गैंग ने, सोरोस गैंग ने एक बार फिर झूठा एजेंडा बनाया और आज दूध का दूध पानी का पानी हमारे सामने है। दो टूक में आज जो हम कह रहे थे विदेशी हाथ, ये विदेशी हाथ का एक और प्रमाण है, एक और सबूत है। बहुत बड़ी खबर है, इसके फॉलो आउट भी होंगे, इस पर डिस्कशन भी होगा। लेकिन अभी मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा आईएसआई और डीआईएस प्रमाणित एलपीजी स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव आईएसआई मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है।
चलो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं विदेशी हाथ किसके साथ, और इसको जब हम इस पर चर्चा कर ही रहे हैं, यूएसएड के पैसे से लेकर किस तरह से भारत में एजेंडा सेटिंग हो रही थी, किस तरह से मोदी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही थी, इसके पीछे कौन लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, तब तक बीबीसी को लेकर बड़ी खबर आ गई और उसके बारे में मैंने तफसील से खुलासा किया कि दरअसल बीबीसी किस तरह से भारत में टैक्स की चोरी कर रहा था और इसीलिए उसके ऊपर जो है करीब करीब 3.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। और एक बार फिर से साबित होगा, ये बीबीसी है, यूएसएड बीबीसी को भी फंड कर रहा था। यह भी अपने आप में दिलचस्प फैक्ट है। जल्दी से ऋषि शंकर मिश्रा जी, माफी चाहता हूं आज मैं आप दोनों के पास दोनों, लेकिन बड़े खुलासे हो गए हैं। देखिए एक एक करके मुझे लग रहा है कि अब सरकार तो जो बदली थी 14 में, अब तो लग रहा है सिस्टम भी बदल रहा है। देखिए अशोक जी, मेरा मानना है कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव के अलावा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से ये हो रहा है, कोई साउथ कट कर रहा है, कोई नॉर्थ कट कर रहा है, कोई कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है, कोई केरला को भारत से अलग करना चाहता है, ये फंड आ रही है, वो फंड आ रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस को लेकर हम लोगों का क्या ओपिनियन है। यदि जॉर्ज सोरोस जो है विदेश में बैठ के भारत को अस्थिर करना चाह रहा है, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, अपने काउंटर पार्ट से उन्होंने जॉर्ज सोरोस को लेकर क्या बातचीत की, उन्होंने क्या ट्रंप के सामने में इस मुद्दे को उठाया कि जॉर्ज सोरोस जो अमेरिकन नागरिक है, अमेरिका में रह के हमारे देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। ऋषि शंकर जी सिर्फ एक मिनट, सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। एक तो आपने कहा कटिंग साउथ वगैरह सब बेकार की बात है, कश्मीर को तोड़ना, यार ये मुझे आपको बताने की जरूरत है कि कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए क्या क्या साजिशें हुई। ये तो अब उमर अब्दुल्ला को भी समझ में आ गया। एक मिनट, अब तो उमर अब्दुल्ला को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान जो हस्तक्षेप कर रहा है, उमर अब्दुल्ला ने अपने बीबीसी के इंटरव्यू में। और कटिंग साउथ जो है ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके मेरे पास पूरे प्रमाण है कि कटिंग साउथ कैसे कार्यक्रम आयोजित हुआ। और अंतिम बात मैं बता दूं, जॉर्ज सोरोस को जो बाइडेन ने अपनी चुनाव हारने के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया है, और वो इसी मंशा से दिया है क्योंकि अमेरिका में एक बार अगर किसी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल जाता है तो उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करना जो है वो लगभग असंभव हो जाता है। और इसीलिए जो बाइडेन की सरकार थी, जो डीप स्टेट ने जो बाकायदा ट्रंप के आने से पहले जॉर्ज सोरोस को सुरक्षित कर दिया है। इस बात को समझिए। अब अपनी बात रखिए जल्दी से। यदि कश्मीर को लेकर, आप तो विद्वान एंकर हैं अशोक जी, कश्मीर को लेकर हम यदि इतने ही कंसर्न है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इकोनॉमिकल कॉरिडोर चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहा है, उसको लेकर हमारी सरकार का क्या स्टैंड है? यार ऋषि शंकर जी प्लीज, ऋषि शंकर जी आज आप जो तर्क दे रहे हैं ना, मैं आपको पूरा टाइम भी देता हूं, आज भी देना चाहता था लेकिन समय कम लग रहा है, लेकिन आज आप जो तर्क दे रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है। आप सीधा कश्मीर, पहले आप कह रहे थे कश्मीर को कश्मीर में कोई है ही कुछ है ही नहीं, जबकि कश्मीर की प्रॉब्लम दुनिया को पता है। फिर आप कह रहे हैं अगर कश्मीर को लेकर सरकार इतनी है तो फिर जो है पीओके को क्यों नहीं कर लेती, फिर आप कह रहे हैं अमेरिका को क्यों नहीं बताया। आज आपके तर्कों में दम नहीं है ऋषि शंकर जी, क्योंकि मुझे लग रहा है डीप स्टेट के जो खुलासे हमने किए हैं, मुझे लग रहा है आज आपके पास तर्कों की कमी पड़ गई है। देखिए मैं बिना दस्तावेजों के नहीं बात करता हूं। बोलिए सर मैं ये कह रहा हूं कि सरकार, हमारी सरकार, वर्तमान सरकार कश्मीर को लेकर इतनी ही चिंतित होती तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा है, वहां पाकिस्तान और चाइना मिलके इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस पे रोक लगाने के लिए सर ऋषि शंकर जी पाकिस्तान और चीन मिलके जो कर रहे हैं, भारत कूटनीतिक रूप से उसको रोकने के लिए और उसके ऊपर उसके खिलाफ दुनिया के अपना समूह बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सबको पता है। ये आपको क्यों नहीं पता सर? ये आपको क्यों नहीं पता सर? ये आपको क्यों नहीं पता ऋषि शंकर जी? सर रिजल्ट क्या है? नहीं रिजल्ट क्या है? नहीं एक मिनट, रिजल्ट क्या है? 370 जब कश्मीर में लगाया गया तो रिजल्ट कितने साल लगे आने में? 370 हटाने में कितने साल लगे? ना ऋषि शंकर जी आज आप बिना रिसर्च किए आए हैं, इसीलिए आज आपके तर्क जो है बिल्कुल भोथरे हैं। आपके तर्कों में आज कोई दम नहीं है और डीप स्टेट को बचाने के लिए भी आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं समझ रहा हूं, आपकी मजबूरी भी समझ रहा हूं। जल्दी से दिव्यांश काला। नहीं हंसने की बात नहीं है, सीरियस में मेरी आज सीरियस टिप्पणी है आपको लेकर कि आज आपके पास कुछ दम नहीं है बात करने के लिए। जी दिव्यांश काला, खेड़ा जी से जवाब दिलवा दीजिए। दिव्यांश काला, मैं बहुत 2 मिनट में अपनी बात क्योंकि समय कम है, मैं बहुत संक्षेप में रख रहा हूं। ऐसा क्यों होता है कि बार बार जब डीप स्टेट या फॉरेन इंटरफेरेंस की बात होती है, घूम फिर के बाद
मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं, कांग्रेस के प्रथम परिवार पे बात आ जाती है हर बार। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 1956 में 2 अमेरिकी नागरिक पंडित नेहरू से मिले, नाम था बॉब पियर्स और दूसरे का जो नाम था बिली ग्राम। दोनों ही अमेरिकन क्रिश्चियन इवेंजेलिकल्स थे और दूसरा अमेरिका की जो विदेश नीति थी उसको आगे बढ़ाने के टूल्स थे। इसके आज भी रिकॉर्डेड बुक की पुस्तकें हैं। और उससे भी विचित्र बात, 1972 में भी राष्ट्रीय सुरक्षा की खूब ऋषि शंकर जी ने बात की, तहसीन भाई ने भी अच्छी बात की। 1972 में ये 24 नवंबर 1972 की द हिंदू की रिपोर्ट है। बिली ग्राम ने बोला कि नागालैंड में इंदिरा गांधी ने मुझे आउट ऑफ द वे जाकर के परमिशन दी है। अगर समय होता मैं वो पूरी की पूरी रिपोर्ट कोट करता। बिली ग्राम ने अपनी किताब में क्या लिखा है, जस्ट एज आई हैव करके उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी, उसमें उन्होंने लिखा हाल में राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया है, मैं इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई है, 2004 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का गठन हुआ, उस समय पीपल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का मर्जर हुआ, एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन स्टीर करके, इन कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य की का क्लास एनालिसिस करने की जिसमें बात थी, उसमें और राहुल गांधी के वक्तव्य में कितनी समानता है। आप कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो एक पूरा कांग्रेस इनहेरिटेड लीगेसी लेकर के देश विरोधी तत्वों के साथ खड़ी हुई है। नियोगी कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको भी अगर आधार बना लीजिए तो क्रिश्चियन इवेंजेलिकल्स को किसने नागालैंड में जगह दी थी? 1972 की मैं बात कर रहा हूं और मेरा स्टेटमेंट नहीं है, बिली ग्राम ने खुद बोला है द हिंदू की रिपोर्ट में। मैं डेट फिर रिपीट कर रहा हूं, 24 नवंबर 1972 बिली ग्राम ने बोला है। ओके। तो ये तमाम खुलासे हैं। जैसे मैंने बताया, यूएस के सीनेटर ने भी अपनी किताब में ये कि भाई कांग्रेस को पैसे दिए सीआईए की, 1978 की बात मैं कर रहा हूं, तब भी उन्होंने खुलासा किया था और इसको लेकर संसद में भी बहस हुई थी। ये भी आपको बता दूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटे छोटे कुछ टिप्पणियां लेने की कोशिश करूंगा इस ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एनडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला एनडीएच मसाला। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना सीएनजी ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा आईएसआई और डीआईएस प्रमाणित एलपीजी स्टोव मेरी पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। आधे बाउल दही में 4 चम्मच एमडीएच चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। एमडीएच चटनी पुदीना मसाला। आखिरी टिप्पणी बहुत संक्षेप में, समय बहुत कम है जी। हाँ बोलिए। एफसीआरए कानून, एफसीआरए के तहत पॉलिटिकल पार्टीज को विदेश से पैसा मिल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन किया। रेट्रोस्पेक्टिवली उसको वापस लाकर जो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिला उसको लीगल कराने का कार्य श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने किया। तो कानून को लीगल वो करे, पैसे वो ले, चंदा वो ले और देश राहुल गांधी बेच रहे। और जो भी बात हो रही उन प्रधानमंत्रियों की हो रही जो इसे हमारे बीच अब नहीं रहे। भाई अगर कोई भी सबूत था तो माननीय प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है कि एक्शन ले कांग्रेस पार्टी के ऊपर। ओके राधिका जी 30 सेकंड में आखिरी कर टिप्पणियां। देखिए, मुझे ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है जब कांग्रेस और उनके सपोर्टर्स ये बार बार कहते हैं कि
नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे? हम एक्शन तो लेंगे। धीरे धीरे सारी कड़ियां सामने आ रही हैं। अगर हम ये चीजें सामने, अच्छा हुआ ट्रम्प साहब ये लेकर आए, क्योंकि अगर सीधा अशोक जी हम लेकर आए होते तब ये फिर एक और हंगामा करते कि हम गांधी परिवार के ऊपर कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा था तहसीन जी उस समय कि देखिए शहादत दी इंदिरा जी ने, शहादत दी राजीव जी ने, और आज उनका बेटा क्या कर रहा है? इतने बड़े शहीदों का बेटा आज देश के खिलाफ लोगों के साथ मिलकर साजिशें रच रहा है। वो आज उनकी आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दे दी कि उनका पोता, उनका बेटा आज ऐसे लोगों, जॉर्ज सोरोस के साथ मिलके, उनकी माता जी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की हेड है जो कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। बेटा जाके लोगों से वहां पे लेकिन एक अंतिम टिप्पणी की जांच की बात हुई। देखिए जब बीबीसी के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ था तब भी लोगों ने कहा था कि ये तो मीडिया पर, ये आजादी पर हमला है, जांच क्यों नहीं करवा लेते? जांच हुई और आज परिणाम भी सामने है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए, ये भी जांच होगी और बहुत बड़े खुलासे होंगे। जैसे आज बीबीसी के ऊपर जो है बीबीसी की टैक्स चोरी पकड़ी गई और उसके ऊपर वैसे आज जुर्माना लगाए, ऐसे और भी बहुत से लोग जो है बेनकाब होंगे। सिर्फ समय का प्रतीक्षा कीजिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।